नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन के सेक्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को डिस्कस करेंगे। ये न्यूज ये है कि असम गवर्नमेंट ने असम यूसीसी बिल 2026 विधानसभा में पेश किया है, जो कि विवाह, डाइवोर्स, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, सबसे कंट्रोवर्शियल लिव इन रिलेशनशिप जैसे सिविल मामलों से संबंधित है। तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए यानी कि ऑल द सिटीजन्स, उनके लिए जो सिविल कानून है उनको एक समान बनाने का मेथड है, ठीक है। उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि जो सिविल लॉज है, सिविल लॉज क्या होते हैं, जैसे इन सारे मामलों से रिलेटेड, जैसे कि संपत्ति हो गया, शादी, तलाक, बच्चे जो हो गए उसका क्या अधिकार होगा, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं सिविल लॉ में, ठीक है। तो सिविल लॉज को पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म बनाने को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। संविधान में आर्टिकल 44 में, डीपीएसपी का आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा पूरे देश में, पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। बस यहाँ पे ये मामला है प्रयास करने का, यानी कि इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल नहीं है यानी कि संविधान जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, जो अपने कोर्ट है, वो बाध्य नहीं कर सकती सरकार को ऐसा करने के लिए। सरकार खुद से अपने ही विल पे करेगी, इसलिए डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं कि वो इन्फोर्सेबल होता है, उसके लिए सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो और जो हाई कोर्ट है वो सरकार को निर्देश दे सकती है। तो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। गोवा में इंडिपेंडेंस से पहले से था, इसलिए इसको पहला राज्य नहीं बोलेंगे। अगर पहला राज्य पूछता है कि पहला राज्य कौन सा जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आजादी के बाद लाया गया, तो वो है उत्तराखंड। 2024 में लाया गया, उसके बाद गुजरात में, अभी असम में ये बिल लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस अलग अलग केसेस में दिए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दो हैं वो है, एक शाहबानो केस 1985 का, इसमें धर्मांतरण से संबंधित था ये, और दूसरा है सरला मुद्गल केस 1995 का। इन दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बोला, ठीक है। हालांकि इन्फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अपने जजमेंट में ऐसा बोला कि जरूरत है ताकि धर्म परिवर्तन रोका जा सके और बहुत सारे जो इश्यूज हो रहे हैं इससे रिलेटेड उसको रोका जा सके, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केसेस। अब देखते हैं जो असम का जो बिल है उसमें क्या क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम देखेंगे। रिलेटेड तो वही है, सिविल लॉ से रिलेटेड है। इसमें विवाह, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स आदि आदि, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जैसे कि पॉलीगेमी। पॉलीगेमी को बैन करने के लिए बोला गया है। पॉलीगेमी क्या होती है? यदि कोई आदमी, पुरुष, एक से ज्यादा विवाह करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 7 इयर्स का जेल हो सकता है उसको, या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है। और इसमें मेल्स के मिनिमम शादी का एज जो है वो 21 वर्ष, फीमेल्स के लिए 18 वर्ष, जो कि है ऑलरेडी हमारे देश में। रजिस्ट्रेशन, ये नई चीज है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। आपको 60 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, ठीक। उत्तराधिकार के जैसे नॉर्मल चीजें हैं वैसे ही उत्तराधिकार है, बस इम्पोर्टेंट मतलब जो मेन चीज है वो लिव इन रिलेशनशिप, और उसमें जो बच्चा होगा उसका क्या उत्तराधिकार होगा, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहले देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। होता है ये कि अगर बिना शादी के दो लोग एक साथ रह रहे हैं, मेल एंड फीमेल, तो उसको बोलेंगे लिव इन रिलेशनशिप। यहाँ पे जो प्रोविजंस लाए गए हैं इस बिल में वो है 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन। यहाँ हर बात के लिए एक रजिस्ट्रेशन का टाइमलाइन दे दिया गया है ताकि चीजें सही से मतलब देखी जा सकें, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है बाद में, और बच्चे जो ऐसे केसेस में जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो सोसाइटी में उनको सम्मान नहीं मिलता है, उन सब चीजों से बचाई जा सके, ऐसा सरकार का कहना है। हालांकि इसको अपोजिशन ने क्रिटिसाइज भी किया है, वो हम अभी देखते हैं। पहले
देखते हैं कि 1 महीने लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित इसमें कानून क्या है कि 1 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर नहीं कराया तो 3 महीने का जेल और साथ ही साथ 10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे केसेस में जो बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट माने जाएंगे, यानी कि उनको पूरे सारे लीगल राइट्स उनके पास होंगे, जो एक नॉर्मल बच्चे के पास होते हैं। नॉर्मल शादी से जो होता है बच्चा, उसके पास जो राइट्स होते हैं, सारे राइट्स उस बच्चे के पास होंगे। और महिला, ऐसी महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उसको मेंटेनेंस मांगने का अधिकार होगा, जैसे कि डाइवोर्स केस में मेंटेनेंस मांगने का अधिकार होता है। अब इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि इसके लिए आप जो डाटा इकट्ठा करेंगे, उस डाटा से प्राइवेसी जो होती है, पर्सनल लिबर्टी होती है, उसका हनन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये अपोजिशन का बात है, और रूलिंग पार्टी का कहना है कि इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। अब ये चीजें लागू किस पे होंगी, किन पर लागू होंगी? वैसे तो ये सभी नागरिकों पे लागू होंगी, बस एक एक्सेप्शन है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है शेड्यूल ट्राइब्स जो होंगे, एसटीज, इनको बाहर रखा गया है, इन पर ये लागू नहीं होंगे। बाहर रखने का वजह क्या है कि इनकी अपनी पारंपरिक प्रथाएं होती हैं, ट्राइबल कस्टम्स होते हैं, और इनको संविधान ने सुरक्षा भी दे रखा है। इसलिए इनके साथ इनका जो सामाजिक जो इनका विरोध है, उससे बचाने के लिए, ठीक है। और ये चूंकि अभी उतना ज्यादा अपने समाज में घुले मिले नहीं है, तो जब तक कि ये पूरी तरह से इनफॉर्मली घुल मिल नहीं जाते, तब तक के लिए ऐसा रोका गया है। बाद में इसको लागू किया जा सकता है। तो अभी के लिए इनको एग्जेम्प्ट किया गया है। हालांकि इस पे विरोध ये भी है कि पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, पर दैट इज अ पॉलिटिकल इशू। So this is it. Thank you for listening.